and welcome back to my channel सिर्फ IAS। दोस्तों, विजन IAS की इस वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपकी इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए लेनिन एंड मार्क्सिज्म को समझाऊंगी इस लेक्चर के अंदर। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो बात कुछ ऐसी है कि लेनिन ने लीड करा बोल्शेविक को इन द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया इन 1917, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। और इसका एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ा रशियन सिस्टम के ऊपर। तो हम कंपेयर करेंगे पॉलिसीज जो लेनिन ने फॉलो करी और प्रिंसिपल्स जो थे जिसकी जो दैट वाउच्ड फॉर बाय मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, और इन सारी चीज़ों को हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि पहला कि क्वेश्चंस ऑफ व्हेन टू स्टार्ट द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। मार्क्स ने आर्ग्यू ये करा कि इवेंचुअली यहाँ पे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होगा बाय द वर्कर्स, जब हमारा जो ये रशिया देश है ये फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगा। ये इसलिए क्योंकि बिकॉज वन, मार्क्सिस्ट ये कंसिडर करते थे कि जो वर्किंग क्लास है वो सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशनरी क्लास है इस रेवोल्यूशन को करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि वर्कर्स वुड फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जब सोसाइटी फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज बन जाएगी। इसलिए ज़्यादा रेडिकल जो मार्क्सिस्ट हैं, दैट इज मेंशविक, बोल्शेविक और मेंशविक के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। तो जो मेंशविक हैं उन्होंने यहाँ पे आर्ग्यू करा फॉर डिलेइंग द रेवोल्यूशन टिल सोसाइटी इज फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज। दोस्तों, लेनिन ने दूसरी तरफ वो जल्दी थी इनको 1917 में ही वॉज अगेंस्ट द रिजिड नोशन जो जो फुल इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये ज़रूरी है। ये एकदम अगेंस्ट थे इसके कि भाई फुल इंडस्ट्रियलाइजेशन प्री क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए इस कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का। ये चाहते थे कि रेवोल्यूशन तुरंत आ जाए बाय कंपनसेटिंग फॉर लैक ऑफ वर्कर्स मेजॉरिटी बाय इंक्लूडिंग पीजेंट्स इन द फोल्ड ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। इसलिए लेनिन ने कहा कि भाई लैंड रिफॉर्म्स आए फॉर लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1917। इसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1921 की, इसमें भी ये फेवर करते थे प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड को और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को। इन सबको और डिटेल में आप मेरे सारे लेक्चर्स देखते आइएगा, बीच में से ज्वाइन मत करिएगा। हमारा इसके पहले वाला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बेस को समझने के लिए। इसलिए मार्क्स ने आर्ग्यू करा फॉर प्रोलेटरिएट मतलब दैट इज वर्किंग क्लास रेवोल्यूशन को, वाइल लेनिन की इच्छा थी कि रेवोल्यूशन आए बाय यूनाइटेड पीसेंट्स एंड वर्किंग क्लास के माध्यम से। दूसरी आती है बात यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म की। मार्क्स अगेंस्ट थे स्टेट के और इसके इंस्टीट्यूशंस के लाइक आर्मी, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी के। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्ट करते थे कैपिटलिज्म को। लेनिन दूसरी तरफ उन्होंने स्टेट मशीनरी का यूज करा प्रोटेक्ट करने के लिए कम्युनिज्म को। लेनिन अगेंस्ट नहीं थे इस टेम्परेरी यूज ऑफ कैपिटलिस्ट मेथड के एंड प्राइवेट इंटरप्राइज के इन लिमिटेड मैनर। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को 1921 में। और तीसरी बात वॉर कम्युनिज्म, ये इसकी शुरुआत करी थी लेनिन ने ड्यूरिंग द सिविल वॉर ऑफ 1918 से 1920 तक, ताकि सेव कर सके रिसोर्सेज को फाइट करने में सिविल वॉर को। सारी ही फैक्ट्रीज को उस समय नेशनलाइज कर दिया गया था और सारे प्राइवेट ट्रेड को रोक दिया गया था ताकि रिसोर्सेज डायरेक्टली पार्टी के हाथ में आ जाएं। फर्दर मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि सारे ग्रेन्स को सीज कर दिया गया था पीजेंट्स से, ताकि ट्रूप्स को ये ग्रेन्स फीड कराया जा सके, उनको इस ग्रेन्स के माध्यम से खिलाया जा सके, एंड वर्कर जो सपोर्ट बेस हैं बोल्शेविक का उनको खिलाया जा सके। वॉर कम्युनिज्म की वजह से फूड की शॉर्टेज हो गई सिविल वॉर के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई इंसेंटिव नहीं दिया गया पीजेंट्स को कि वो प्रोड्यूस करें, सिंस दैट प्रोड्यूस वाज टेकन अवे, बिना किसी पैसा उनको दिए, कोई भी तरह का कंपनसेशन उनको दिए। इसलिए फार्मर्स सिर्फ और सिर्फ उतना प्रोड्यूस करने लगे जो वो खुद खा सकें सेल्फ कंजम्पशन के लिए। लेनिन और मार्क्स दोनों ने आर्ग्यू करा कि कैपिटलिज्म वो एक रियल कॉज है इस वॉर का, इंपीरियलिज्म का और कॉम्युनिज्म का।
अब दोस्तों हम ये समझेंगे कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी लेनिन की और पॉलिटिकल चेंजेस जो उनके द्वारा इंट्रोड्यूस करे गए थे और क्रिटिसिज्म क्या रहा उनके आइडियाज का और पॉलिसीज का। आइए जानते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या NEP 1921 के बारे में ऑफ द लेनिन। दोस्तों अर्ली जो आपकी ट्रीटी रही थी ब्रेस्ट-लिटोव की, जिसके बारे में हमने कई बार डिस्कस करा है 1917 की, जिसे साइन करा गया था बाय द रशिया जर्मनी के साथ में टू एग्जिट वर्ल्ड वॉर 1। इसकी वजह से बहुत भारी मात्रा में इकोनॉमिक लॉस हुआ रशिया को। इस ट्रीटी के माध्यम से रशिया ने अपना 1/3 अपने फार्मिंग लैंड का खो दिया, 1/3 पॉपुलेशन, 2/3 अपनी कोल माइंस को और हाफ ऑफ द हेवी इंडस्ट्री। ये इसलिए क्योंकि इसने लॉस कर दिया था यूक्रेन को, जॉर्जिया को, इस्टोनिया को, लातविया, लिथुआनिया, फिनलैंड को और कुछ पार्ट ऑफ पोलैंड को भी। हालांकि ये सीज बैक कर पाया था जॉर्जिया और यूक्रेन को वीक जर्मनी से ड्यूरिंग द सिविल वॉर, एंड बाल्टिक स्टेट्स को भी पा पाया था और कुछ पार्ट्स पोलैंड का भी पाया था वर्ल्ड वॉर 2 में। अब जब सिविल वॉर खत्म हुई तो लेनिन चाहते थे कि वो दो चीजें पा सकें। पहला कि इकोनॉमिक रिकवरी हो और दूसरा कि रिकंसिलिएशन हो वर्कर्स और पीजेंट्स के बीच में, जिन्हें वॉर कम्युनिज्म की वजह से काफी लॉस हुआ है। वर्कर्स ने बनाया एक कोर सपोर्ट बेस ऑफ द कम्युनिस्ट, वाइल पीजेंट्स ने ये लड़े अगेंस्ट द बोल्शेविक इन द सिविल वॉर, क्योंकि लेनिन ने डिसबैंड कर दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, जो बनाई गई थी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आफ्टर द डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, जो कि 1917 रेवोल्यूशन के बाद हुए थे। इलेक्शंस हैड रिटर्न्ड सोशल रेवोल्यूशनरीज पार्टी, दैट इज, जिसमें मैंने बताया था ना लास्ट लेक्चर में, इसमें पीजेंट का सपोर्ट बेस था। इनको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स मिली और बोल्शेविक वर टारगेट ऑफ द क्रिटिसिज्म इन द असेंबली डिबेट्स। ये इसलिए क्योंकि जो पीजेंट्स थे, बिकॉज द पीजेंट्स एंड नॉट द वर्कर्स, ये मेजॉरिटी ऑफ थे पॉपुलेशन की। रीजन इसका ये था कि रशियन इकोनॉमी 1920 में वो अभी भी प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर ही थी और यहाँ पे वॉर कम्युनिज्म था। फर्दर इसकी वजह से पीजेंट्स और परेशान हुए और इसलिए यहाँ पे ये दो एम्स को पा पाए और इसके चक्कर में यहाँ समझिए लेनिन ने कुछ दो एम्स अपने पूरे करने थे, उसके लिए उसने कुछ कदम उठाए। जैसे कि लेनिन ने एक ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करा ब्रिटेन के साथ में 1921 में, ताकि ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट पा सके, जिससे ग्रोथ और बढ़ेगी। दूसरी बात, लेनिन ने इंट्रोड्यूस करी इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को 1921 से 27 तक। कुछ इसमें फीचर्स थे, जैसे कि पहला कि ब्रॉडली जो पॉलिसी थी इसका फोकस था ऑन पीजेंट वेलफेयर एंड ग्रोथ को बढ़ाने में। दूसरा, ये जो थी वो ये टेम्परेरी मेजर थी बूस्ट करने के लिए ग्रोथ को। तीसरा, प्राइवेट ओनरशिप लैंड की होती और यूज करके कैपिटलिस्ट इंसेंटिव्स का टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड, पीजेंट्स को अलाउ करा गया कि आप एक्स्ट्रा जो सरप्लस प्रोड्यूस है उसे रख लीजिए आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, जो कि परसेंटेज था ऑफ अ सरप्लस प्रोड्यूस। उसके बाद प्राइवेट ओनरशिप जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की थी विद हैवी इंडस्ट्रीज, जैसे कि कोल, आयरन, स्टील, केमिकल्स, ये सब स्टेट ओनरशिप के पास थी। सिमिलरली पावर, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ये रही अंडर द स्टेट कंट्रोल। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि प्राइवेट ओनरशिप जो ट्रेड ऑफ गुड्स में थी, जिसे प्रोड्यूस करा गया बाय द स्मॉल फैक्ट्रीज। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे जो है वो लेनिन ने अलाउ कर इंट्रोडक्शन कैपिटलिस्ट मेजर्स का, जैसे कि बोनस, पीस वेज रेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेनिन लेकर आया पुराने मैनेजर्स को, जिन्हें हटा दिया गया था आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ 1917, और इसे इसलिए करा गया ताकि फैक्ट्री का आउटपुट और बढ़ाया जा सके। इसके साथ जो लेफ्ट विंग मेंबर्स थे पार्टी के, उन्होंने अपोज करा इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इसकी वजह से कुलाक्स, जो कि वेल्दी पीजेंट्स लैंडलॉर्ड हैं, वो और बढ़ने लगेंगे। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन लेनिन का was स्टेट कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी, कलेक्टिवलाइजेशन ऑफ फार्म्स, ताकि लेकर आए इकोनॉमीज ऑफ, मतलब टू ब्रिंग अबाउट इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। कलेक्टिवाइजेशन दैट इज 1929 में, ये सिर्फ तभी लाया जा सका आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, जिनकी डेथ हुई थी 1924 में। उसके अलावा ये पॉलिसी की मॉडरेट सक्सेस रही, जो ऑर्डिनरी लोग थे वो बेटर ऑफ रहे, बट फूड शॉर्टेजेस कंटिन्यू रही। अब बात आती है पॉलिटिकल चेंजेस जिसे लेनिन ने इंट्रोड्यूस करा। दोस्तों बैन कर दिया था
फैक्शनिज्म को 1921 में, ये इसलिए ताकि डिसएग्रीमेंट को चेक कर सके विद इन द पार्टी। फ्री डिस्कशन को अलाउ करा गया जब तक ये डिसीजन लिया गया, बट डिसीजन के बाद सारे पार्टी मेंबर्स को सपोर्ट करना पड़ता था डिसीजंस को, और काम करना पड़ता था विद फुल कमिटमेंट फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। दूसरी बात, पर्जिंग मतलब फोर्सफुल एक्सपल्शन फ्रॉम पार्टी। ड्यूरिंग 1921 करीब 1/3 मेंबर्स को जबरदस्ती हटाया गया विद द हेल्प ऑफ सीक्रेट पुलिस, वाइल बहुत सारों ने रिजाइन कर दिया था बिकॉज ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तीसरी बात कि ट्रेड यूनियंस वर नॉट 100% फ्री अंडर लेनिन्स रूल। लेनिन ने रिजेक्ट कर दी थी डिमांड ट्रेड यूनियंस की दैट दे शुड run the factories as old managers were brought back under the new economic policy. Student वो शुड लिंक द एंटी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, मतलब ये समझिएगा, यहाँ पे अगर आप लोग समझ रहे हो ना तो इसको समझिएगा कि ये जो एंटी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म स्पिरिट है वो यहाँ देखने को मिलती है। तो जो काम था इन ट्रेड यूनियंस का एज पर लेनिन वो सिर्फ इतना था कि प्रोडक्शन को बढ़ाइए एंड स्ट्रिक्टली फॉलो करिए सरकारी ऑर्डर्स को। तो ऑब्वियस सी बात है क्रिटिसिज्म होना जाहिर सी बात है। तो क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो इन्होंने प्रिवेंट करा था फ्रॉम टेकिंग रूट व्हेन इन्होंने यहाँ पे डिस्बैंड कर दिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को आफ्टर द इलेक्शंस पोस्ट 1917 रेवोल्यूशन। इसके साथ जो रेड टेरर था ड्यूरिंग द सिविल वॉर, जहाँ पे बहुत सारे ओपोनेंट्स को मार दिया गया, इन्होंने प्लेस टूल्स और प्रेसिडेंट्स छोड़े वेर मिसयूज्ड बाय स्टेलिन, जैसे कि वन पार्टी स्टेट, बैन फैक्शनलिज्म पे, जिसके विच इम्प्लाइड कर्बिंग डिसेंट विद इन द पार्टी, ताकि भाई टूटे वूटे ना, बीच में ना कुछ पार्टी टूटे। इसके अलावा यूज सीक्रेट पुलिस का अगेंस्ट ओपोनेंट्स, और पावर कम करना, वॉइस कम करना, आवाज ना उठा पाए ट्रेड यूनियंस। तो जब लेनिन की डेथ हो गई 1924 के बाद, तो यहाँ पे डिबेट होने लगी कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होगा। कुछ दूसरी अप्रोचेस भी थी अचीव करने के लिए इक्वालिटी को सोसाइटी के अंदर। मेन गोल सोशलिज्म का जो है वो सजेस्ट किया गया कि भाई पहला रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर हम ये बात करें तो एक अप्रोच ये थी कि अब प्रो पीजेंट जो NEP है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसे यहाँ पे हटें, इससे बाहर आए, इसको हटाएं एंड फोकस करें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। जो प्रोपोनेंट्स थे इस अप्रोच के, उनका ये कहना था कि कम्युनिस्ट स्टेट सपोर्ट बेस देती है वर्कर्स को एंड पीजेंट्स को नहीं देती। इनको डर था कि इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से यहाँ पे कुलाक्स जो है वो और बढ़ेंगे, मतलब वेल्दी पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स और बढ़ेंगे, जो एक खतरा होंगे नॉट जस्ट द गोल ऑफ इक्वालिटी बट कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को लेके भी। इसलिए ये जो आइडिया था वो सिमिलर वैसे ही था जैसे मेंस्विक ने प्रपोज किया था पहले, और फोकस वर्कर्स पे, फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, मैंने आपको बताया ना। दूसरी बात कि सोशलिज्म इन वन कंट्री। देखिए ये अप्रोच थी राइट विंग कम्युनिस्ट लीडर्स की जो प्रो पीजेंट और प्रो NEP थे, एंड ये एडवोकेट थे लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप को लेके वेल्थ की, एंड यूज को लेके फीचर ऑफ कैपिटलिज्म को, इस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। ये इस अप्रोच के हिसाब से प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीजेंट्स, दैट इज कंसोलिडेटेड पावर जो सोवियट्स की थी रशिया के अंदर, वो हो ऑन फोकसिंग प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीजेंट्स। कैसे? बाय अलाउइंग प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, बिकॉज इट वाज द पीजेंट्स जो फॉर्म करते हैं मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को, और इनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कम्युनिस्ट पार्टी को और मजबूत बनाने में। सोवियत समझ रहे हैं ना, ये रशियन वर्ल्ड है काउंसिल के लिए, और सोवियत ये वर द काउंसिल्स जिन्हें बनाया गया था फॉर गवर्नेंस एट द लोकल लेवल के लिए। इनके अंदर मेंबरशिप थी वर्कर्स की एज वेल एज पीजेंट्स की भी, और पीजेंट्स को इंक्लूड इसलिए किया गया था क्योंकि ये एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थे, खासकर हर इलाके के। देखें सोवियत एज पर मार्क्सिस्ट थिंकर एंड लेनिन, ये दोनों ही आर द बॉडीज जो रिप्रेजेंट करती थी डेमोक्रेटिक विल को ऑफ द वर्कर्स, एंड इसलिए काफ़ी ज़रूरी थी लेके आने के लिए डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट को। और इसी के अंदर सोशलिज्म इन वन कंट्री के अंदर एक ग्रेजुअल इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आता है। इसके हिसाब से काफ़ी धीमे धीमे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, अ वेरी ग्रेजुअल इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अपोज टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। धीमे धीमे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, हाँ एकदम से ना हो,
ये अप्रोच वैसी ही है जैसी फॉलो करी गई थी बाय द माओ थ्रू हिज ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 में, एज जैसे हम बाद में सब बारे में पढ़ेंगे। फिर आई बात परमानेंट रेवोल्यूशन की। ये अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो इसे एडवोकेट करा गया बाय लेनिन्स कॉन्फिडेंट ट्रॉट्स्की के द्वारा, है ना। इनके बारे में हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। ये इम्प्लाई करता है वर्किंग को फॉर द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आउटसाइड रशिया, एंड एक बार ये पूरी हो जाती तो यहाँ पे भी कोई खतरा न रह जाता कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को रशिया के अंदर। इसलिए रेवोल्यूशन परमानेंट होता एज अ होल वर्ल्ड, और एटलीस्ट द इमीडिएट नेबर ऑफ रशिया वुड बी कम्युनिस्ट। एक बार ये पूरा हो जाता तब कंट्रीज जो कि वेस्टर्न यूरोप की थी विच हैव ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज, ये हेल्प करती, मतलब वुड हेल्प रशिया इंडस्ट्रियलाइज, ठीक है, ये सब मदद करती रशिया को इंडस्ट्रियलाइज होने में। नेक्स्ट में हम करेंगे सोशलिज्म इन इंडिया को। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। और वर्चुअल लाइब्रेरी नाम से एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने लॉन्च करी है जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ आप मेरे चैनल को ज्वाइन करके पर्क्स भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे भी लेक्चर्स पा सकते हैं आप, ट्विटर पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ एमसीक्यूज अटेंड करने के लिए मेरा इंस्टाग्राम, प्लस आप पीडीएफ्स वगैरह के लिए टेलीग्राम और एमसीक्यूज के लिए भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।